नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीजीडी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं नीलेश वैष्णव कल आपको सजीव और निर्जीवों के बारे में जो अंतर जो थे उसके बारे में बताया था। आज अपन दूसरा जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव में भी पहला टॉपिक जो है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, सूक्ष्म जीव वे सजीव होते हैं जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको माइक्रोब्स भी बोला जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। सूक्ष्म जीव जिनको केवल अपन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अपन खुली आंखों से उसको देख कर नहीं सकते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? अपने सूक्ष्म जीव बोला जाता है। ठीक है, और इनको बोला जाता है, इंग्लिश में बोलोगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। इनको अपन खुली आंखों से देख कर नहीं सकते। ठीक है, इनके लिए अपने को जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। अच्छा, ये तीन तरह के हैं। जीवाणु है जिनको अपन ने पढ़ना है, जो अपने कोर्स के अंदर है। जीवाणु जिनको बैक्टीरिया बोला जाता है, विषाणु जिनको वायरस बोला जाता है, कवक जिनको फंजाई बोला जाता है। ये तीन तरह के हैं जिनको अपन को पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, माइक्रोलॉजी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो जो सूक्ष्म जीव है उनको, जिनकी स्टडी होती है, उनको क्या बोला जाएगा? उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी कभी बार पूछ भी सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, किनकी स्टडी होती है इसके अंदर? तो इसमें सूक्ष्म जीवों की स्टडी होती है। माइक्रो जिसमें सभी होगा, जीवाणुओं का भी अध्ययन होगा, वायरस का भी अध्ययन होगा, कवक जो होते हैं उनके भी अध्ययन जो होंगे वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद में जीवाणु, सबसे पहला सूक्ष्म जीव जो है वो है जीवाणु। ठीक है, जैसे कवक जो है, कवक जो मल्टी सेलुलर में भी होती है, लेकिन अपने टॉपिक के हिसाब से अपन मैंने इसमें डाल रखा है। ये दोनों जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। ठीक है, जीवाणु, सबसे पहले जीवाणु जिसको बोला जाता है बैक्टीरिया। सर्वप्रथम इसकी खोज जो है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सबसे पहले इसने जो देखा था वो था, इसने सर्वप्रथम आपको देखे तो जीवित कोशिकाओं को भी सबसे पहले इसी ने देखा था। तो जीवित कोशिकाओं को भी देखने वाला यही था, जीवित कोशिका को देखने वाला, क्योंकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो डेड कोशिका थी, मरी हुई, जिसको कॉर्क के अंदर उसने देखा था। और जीवित कोशिकाओं की खोज जो है वो किसने बताया था? इसको एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज तो एंटनी वॉन। अच्छा, बैक्टीरिया जो नाम जो दिया गया था वो एरेनबर्ग ने दिया था। कॉपेन जो था वो भी इसके साथ में थे। एरेनबर्ग जिन्होंने इसका नामकरण दिया था, बैक्टीरिया जो नाम जो था वो किसने दिया था? एरेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, और इसकी खोज जो की थी वो सबसे पहले किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ये दो चीजें जो है ये इंपोर्टेंट के जरिए, एरेनबर्ग और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसको फादर ऑफ माइक्रोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, क्योंकि बैक्टीरिया की सबसे पहली खोज इसको नहीं की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, वो जो है सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। वो कहाँ पे देखा था? इसने देखा था एक तो मुख के में, और दूसरा देखा था पौंड, तालाब के पानी में, के जल में, तालाब के जल में इसको देखा था। ठीक है, तो मुख के जो अपने जो सेल होती है अंदर, जो डेड मटेरियल जो होता है उसमें से उसने निकाला थे। ठीक है, उसमें देखा था एक तो
मुख में देखा था और दूसरा देखा था इसने तालाब के। नेक्स्ट, पंच जगत अवधारणा। अच्छा, पंच जगत अवधारणा क्या है? पंच जगत अवधारणा जो है कि जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो लिविंग थिंग्स जो हैं, सजीव जो हैं, उनको रॉबर्ट वीट टेकर, RS वीट टेकर ने, RS वीट टेकर ने इनको पूरे सजीवों को 5 जगत में बांटा था, जिसमें से सबसे पहला जो था वो मोनेरा था। सबसे पहला जो था वो क्या था? मोनेरा था। मोनेरा के अंदर मोनेरा के अंदर अगर देखने जाए अपन, तो सबसे पहले इसकी क्या खासियत होती है? इनकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास हुई थी उसमें बताया था प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती, वो सेल जो होती है जो इनकम्प्लीट सेल होती है। तो आज अपन देख भी लेंगे कि कैसी वो सेल है जो इनकम्प्लीट है, ठीक है, क्या क्या उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपको इससे ये जो स्ट्रक्चर जो है ये एक बैक्टीरिया का है, ठीक है। इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें होती है, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं पाई जाती। अच्छा, मोनेरा जगत में क्या क्या चीजें आती है? मोनेरा पंच जगत अवधारणा का सबसे पहला जो जगत है वो है मोनेरा, ठीक है। और मोनेरा के अंदर सबसे पहला आता है जीवाणु, उसके बाद में आता है माइकोप्लाज्मा, फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। इसके का जिक्र भी अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर किया था। साइनोबैक्टीरिया जिसको बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने आपको कल भी बताया था ये एल्गी नहीं है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, यानी ये खुद क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए ये स्वपोषी भी है। इसको बोला जाता है नील हरित शैवाल। फिर है सल्फर बैक्टीरिया, ये भी मैंने आपको कल बताए थे, ठीक है। एक होता है मेथियोजेनिक बैक्टीरिया। मेथियोजेनिक बैक्टीरिया ये मिलते हैं आमाशय के अंदर, यानी पेट के अंदर, वो भी किसके? एनिमल्स में, जंतुओं में। जैसे आपने देखा होगा गाय है, जैसे भैंस है, तो उनके जो पेट के अंदर जो गोबर जो होता है, उनके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसके कारण ही बनती है मीथेन गैस। मीथेन जो गैस जो बनती है वो किसके कारण बनती है? मेथियोजेनिक बैक्टीरिया के कारण। जो गोबर गैस जो बनती है उसके अंदर कौन सी होती है? गोबर गैस। गोबर गैस के अंदर गोबर गैस के अंदर जो होता है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है। और वो ये किसके आमाशय में मिलते हैं? जो एनिमल्स होते हैं उनके आमाशय में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? मेथियोजेनिक एनिमल्स जीवाणु पाए जाते हैं एनिमल्स के पेट के अंदर। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है, मेथियोजेनिक जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये आमाशय के अंदर या पेट के अंदर, जो काउडक जो होते हैं, जो इनके गोबर जो होते हैं उनके अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट, जीवाणुओं का अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी, और बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, जीवाणु। तो जीवाणु का क्या होता है यहाँ पे? अध्ययन, ठीक है। तो जीवाणु के अध्ययन की शाखाओं को क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। कुछ ही बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया है, एनाबिना है, नोस्टॉक है, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण जैसे फोटोसिंथेसिस होती है। और ये क्या करते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट की जगह कुछ क्लोरोप्लास्ट जैसा ही पिगमेंट मिलता है जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अच्छा, फिर अपन देख लेते हैं स्ट्रक्चर, संरचना बैक्टीरिया जो आपके सामने बना हुआ है, एक अच्छी सी स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, आप सबसे पहले देखने जाओगे तो इसके अंदर आपको 3 लेयर मिलती है। बैक्टीरिया के अंदर मैं यहां नीचे बना रहा हूं, 3 लेयर होती है। सबसे पहले आउटर लेयर, एक लेयर, ठीक है। उसके बाद में एक होती है उससे भी सेकेंड लेयर,
और दूसरे कलर से बनाया था अपन, ये इसकी तीसरी लेयर। यानी बैक्टीरियाओं में 3 लेयर है, ये याद रखना है। पहली सबसे बाहर वाली, ये कुछ बैक्टीरियाओं के अंदर पाई जाती है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर मिलती है। सबसे बाहर वाली जो होती है उसको बनी हुई रहती है ग्लाइकोकैलिक्स से, ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स से बनी हुई होती है। अंदर वाली जो होती है उसको बोला जाता है सेल वॉल। तो थोड़ा सा याद रखना, सेल वॉल बैक्टीरियाओं के अंदर मिलती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी मिलती है, जीवाणुओं के अंदर सेल वॉल मिलती है। लेकिन यह सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन एवं म्यूरिन से, म्यूरिन इनसे बनी हुई होती है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि ये सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी हुई होती है बैक्टीरिया के अंदर या जीवाणुओं के अंदर, तो आपको बताना है किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। फिर अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो 3 लेयर, सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर वाली जो है वो है अपने पास में सेल वॉल, और सबसे अंदर वाली जो है वो है आपके पास में सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं सेल वॉल को कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली, और ये ग्लाइकोकैलिक्स है जो इससे बना हुआ होता है। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स की भी खासियत होती है, ये 3 लेयर है। सबसे पहली ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उसके बाद में होती है कोशिका भित्ति, और उसके बाद में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। ये किससे बनी हुई होती है, ये जो बनी हुई होती है जो कोशिका भित्ति, ये अभी बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन से बनी हुई होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स में भी 2 चीजें होती हैं। अगर ये हार्ड है यानी कठोर है, अगर ये हार्ड है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह की है, अगर ये हार्ड है, ठीक है, तब इसको बोला जाता है कैप्सूल, और ये सॉफ्ट है या लूज है तब बोला जाता है इसको स्लाइम मोड, स्लाइम मोड। एक मिनट, सॉरी। तो ये हार्ड होती है तो कैप्सूल, और सॉफ्ट होती है तो स्लाइम मोड इसको कहा जाता है, स्लाइम मोड। ये आप स्लाइम मोड कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ग्लाइकोकैलिक्स जो अगर आपको हार्ड हो तो ये कैप्सूल, और अगर सॉफ्ट होती है तो बोलते हैं स्लाइम मोड। ठीक है,
ये इसको प्रोटेक्ट भी करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। फिर कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, ठीक है। एंड प्लाज्मा झिल्ली जो होते हैं वो सब में, अच्छा प्लाज्मा झिल्ली की खासियत ये होती है कि भले आप जंतु कोशिका में ले लो या पादप कोशिका में ले लो या किसी और में भी ले लो, तो हमेशा किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप अगर देखने जाओगे तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और डीएनए के अंदर यहां पे डीएनए के ऊपर जो होता है वो आवरण नहीं होता, नहीं आवरण नहीं होता, ठीक है। अतः यहां पे जो होता है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, आवरण ना होने के कारण वास्तविक केंद्रक नहीं है। वास्तविक केंद्रक नहीं होता, ट्रू जो होता है वहां पे ये केंद्रक नहीं होता, ठीक है। ऐसे केंद्रक को न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इसको ऐसे को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड क्या है, ठीक है। ऐसा केंद्रक जिनके या ऐसा जेनेटिक मटेरियल जिनके ऊपर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ मिलता है अपने को, केंद्रक में मिलता है। तो केंद्रक के ऊपर अगर आवरण नहीं है, केंद्रक के ऊपर आवरण नहीं है, तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसके अंदर होती है कि यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए मिलता है, ठीक है। एक सर्कुलर डीएनए मिलता है और अच्छा इस डीएनए को बोला जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ठीक है। अच्छा ये भी डीएनए है, ये भी डीएनए है, दो डीएनए है। तो अतिरिक्त डीएनए जो होता है वो होता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, अतिरिक्त डीएनए, अतिरिक्त डीएनए है। इसको नॉन जीनोमिक डीएनए भी बोला जाता है, नॉन जीनोमिक डीएनए। वास्तविक जो आनुवंशिक जो डीएनए है वो ये वाला है, ये जिसके ऊपर कवर नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपन संरचना अगर देखें तो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु जो होते हैं, उनके ऊपर 3 परत पाई जाती है, ठीक है। सबसे बाहर वाली को जो होती है ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद में अगर कोशिका भित्ति है वो बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनी हुई होती है। और प्लाज्मा झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए जो होता है वो आवरण इस पे नहीं मिलता है, किस पे, जो डीएनए है। अच्छा डीएनए केंद्रक में मिलता है, लेकिन इसमें केंद्रक तो होता ही नहीं है, इसलिए इसके ऊपर आवरण नहीं है। आवरण नहीं है यानी वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो जीनोमिक, ये जीनोमिक डीएनए, इसको बोलेंगे जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा भी आपको देखने जाओगे कि अतिरिक्त डीएनए भी मिलता है, अतिरिक्त डीएनए जिसको नॉन जीनोमिक डीएनए बोला जाता है। अच्छा इस डीएनए का उपयोग जो है वो बहुत जो जीएमए, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड को ट्रांसफ्यूजन के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। या देखोगे आपको बीच में थोड़ा सा लिक्विड मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, आपको देखो ये बाहर वाला जो इसमें लिखा है कैप्सूल, फिर यहाँ पे है जो है वो सेल वॉल है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति। फिर ये आया देखो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, ठीक है, जिसको बोलते हैं केंद्राप। केंद्राप का मतलब होता है केंद्र जैसा, वास्तविक केंद्र नहीं होता है। फिर इसके ये अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। जो लिक्विड है वो उसको क्या बोलेंगे अपन, साइटोप्लाज्मा यानी जीव द्रव्य,
क्या बोलेंगे इसको, जीवधर्य। अच्छा, फिर होता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की खासियत होती है या जीवाणुओं की खासियत होती है कि पहला कि उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, दूसरा इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है उनका क्या होगा, इसमें अभाव मिलता है। तो यहां पे देखो केवल और केवल अपने को एक कोशिकांग जो मिला है उसका नाम जो है वो है राइबोसोम, ये राइबोसोम है, ठीक है। तो या आप जैसे सपोज मान लो ये है अपने राइबोसोम, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं और इसमें जो मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, 70S टाइप का। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक तो होता है 80S टाइप का और दूसरा होता है 70S टाइप का। तो 80S और 70S, तो यहाँ पे क्या है, 70S टाइप का किसमें मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा मिलता है, 80S टाइप का मिलता है, ठीक है। और यहां पे ये जीवधर्य है इसका, ठीक है। उसके बाद में इसको चलने के लिए आप यहां पे देखोगे कि आपको चलने के लिए इसमें क्या मिलती है, ये फ्लैजेला मिल रहा है। क्या मिल रहा है इसमें, फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये फ्लैजेला जो है वो इसको क्या करता है, मूवमेंट में भी काम में आता है। तो फ्लैजेला यहां पे थोड़ी सी जगह कम, ये फ्लैजेला, फ्लैजेला जिसको कसाबिका बोलते हैं, कसाबिका, ठीक है। फ्लैजेला को क्या बोला जाएगा, कसाबिका। अच्छा, फिर उसके बाद में एक आउट अंदर की तरफ कुछ बाहर की तरफ आपको उंगली नुमा कुछ संरचनाएं भी दिखती है, रोम के समान संरचना दिखती है, जिनको बोला जाता है पिली। ये जो है ये आपकी कौन सी है, पिली। क्या बोला जाएगा इसको, पिली बोला जाता है। पिली जो है वो भी इनके जो मोशन के अंदर या चलने में, ठीक है, मदद करते हैं। तो कसाबिका और पिली पाई जाती है। अच्छा, दूसरा झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। अब झिल्ली युक्त में जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। और पावर हाउस ऑफ द सेल जब बोला जाता है तो इसका मतलब इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो झिल्ली युक्त होता है। इसका अगर संरचना देखे तो अपने को कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा झिल्ली युक्त, तो अपने इसमें तो दोहरी झिल्ली होती है उल्टा, ठीक है। तो ये इसमें मिलता नहीं है। अच्छा, तो मिलता नहीं है तो इसमें जो पावर हाउस नहीं होगा तो इसमें एनर्जी कैसे बनेगी, ये अपना जो पोषण जो है उसके जरिए एनर्जी कैसे बनाएगा। तो इसके अंदर पे क्या मिलता है, एक मीसोसोम मिलता है। जीवाणु में प्लाज्मा झिल्ली वलित हो जाती है, वलित हो जाती है। एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग सही कर लेता हूँ। इसको इस पे ले लेते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं, लिखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ये क्लिक नहीं हो रहा था, हाँ ये नहीं यार, इसके ऊपर हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों के मैं समस्या समाधान कर देता हूँ। अभी लिखो, एक मिनट लिखना, इसमें आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा होगा, इधर इधर ही आ रहा होगा, उस तरफ था, ये इसके एरिया। चलो अभी तो करवा पाते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली वलित हो जाती है। वलित का मतलब जो होता है वो जैसे अपन ये लें, ये बार वाली, और मैं इसको थोड़ा सा रेड से बता देता हूँ आपको कि जो रेड वाली है जैसे ये इस तरह से वलित हो गई, इस वाली संरचना को बोला जाता है मीसोसोम। मीसोसोम इंपोर्टेंट। मीसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे जो होती है अपने को रेस्पिरेशन के संबंधित, श्वसन संबंधित स्थल होते हैं, स्थल है, एवं यहाँ पे एंजाइम भी पाए जाते हैं, इसके रिलेटेड वाला श्वसन संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह श्वसन स्थल होते हैं, एंजाइम भी पाए जाते हैं। और भी मीसोसोम के काम है, जब अपन सेल को पढ़ेंगे तब अपने को प्रोकैरियोटिक और सेल, यूकैरियोटिक सेल बोल उनके डिफरेंस पढ़ेंगे तब अपन यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो मीसोसोम याद रखना। मीसोसोम जो होता है वो श्वसन के स्थल है, इसमें एंजाइम भी होते हैं और यहाँ पे ये ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। तो मीसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें क्या होता है, मीसोसोम पाया जाता है। फिर प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, पीली, पीली आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की संरचना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखने जाए तो एंटनी वॉन लीवानोक ने की थी, एरनबर्ग ने इसको किया था। मोनेरा के अंदर रखा गया है। माइकोप्लाज्मा के अंदर जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजी इसको कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, रोगाणु का सिद्धांत वो दिया था लुईस पाश्चर ने। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। लुईस पाश्चर ने यह बताया था कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इन्होंने किण्वन को भी इन्होंने बताया। किण्वन, कल एक शब्द आया था किण्वन, कल आपको बताया था किण्वन। किण्वन का मतलब क्या होता है, किण्वन अवायवीय श्वसन है। कुछ याद आ रहा होगा कल की क्लास का, अवायवीय श्वसन है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो किण्वन के जरिए जो भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे अपने वाइन वगैरह जो बनती है उसमें, तो उसमें किण्वन के जरिए बनती है। ठीक है, तो किण्वन में क्या करते हैं, जो भी जो फ्रूट्स जो वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उन फलों को उनको लाया जाता है और उनको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कंटेनर में बंद कर देते थे। और कंटेनर में बंद करने के बाद में बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं, और अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनता है। ठीक है, अवायवीय श्वसन से एथेनॉल बनता है। सबसे बड़ा गंधक जीवाणु, ये दोनों याद कर लें। सबसे बड़ा गंधक जीवाणु जिसको बोलेंगे बैगियाटोया मिराबिलस, बैगियाटोया मिराबिलस। ठीक है, सबसे बड़ा गंधकहीन जीवाणु, गंधकहीन जीवाणु जिसको स्पिरिलम वॉल्यूंटस बोला जाता है। सबसे छोटा जीवाणु डायलिस्टर निमोसिस्ट, डायलिस्टर निमोसिस्ट। देखो साइज भी बताई हुई है, म्यू। ठीक है, म्यू 13 म्यू से 15 म्यू के बीच में होती है, छोटा है तो पॉइंट, ठीक है, 15 म्यू से 0.3 म्यू तक इसका आकार होता है। वापस अपन थोड़ा सा कर लेते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, म्यूरिन की बनी होती है। इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है, म्यूकोपेप्टाइड भी बोला जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, म्यूरिन की बनी हुई होती है, या म्यूरिन का दूसरा नाम जो है वो क्या है, म्यूकोपेप्टाइड भी कहा जाता है इसको। कोशिका भित्ति, अभी जैसे अपन ने देखा था कि ये जैसे कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे तो कुछ स्पेस मिल रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें क्या मिल रहा है, ये स्पेस है। इसी स्पेस को बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं, जिसको बोलेंगे परिद्रव्य अवकाश, या लिख देता हूं परिद्रव्य अवकाश कहा जाता है।
अवकाश कहा जाता है। जो इन मेम्ब्रेन के बीच में, यानी जो सबसे बाहर तो कौन सी रहेगी, कोशिका भित्ति रहती है, उसके नीचे कौन सी रहती है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। उन दोनों के बीच में जो स्पेस मिलता है, जो रिक्त स्थान मिलता है, उसको क्या बोला जाएगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। सेकेंड, कोशिका झिल्ली, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है और प्रोटीन से बनी हुई होती है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें मिलती है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कोई भी हो, याद रखना, कोशिका झिल्ली हमेशा, देखो कोशिका भित्ति जो होती है वो अलग अलग में, जैसे अपन देखें फंजाइम है, फंजाइम के अंदर कवक, कवक के अंदर काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। अपन इसमें देखेंगे तो अपने को किसमें मिलेगी कि पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। लेकिन अगर प्लांट में देखें तो सेलुलोज की बनी हुई होती है, हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा झिल्ली, चाहे वो पादप में हो, चाहे वो बैक्टीरिया में हो, चाहे वो फंगी में हो, वो हमेशा किससे बनी हुई होगी, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें मिलती है, एक तो प्रोटीन मिलेगा, एक कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आता है डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो अभी देखा था, डीएनए जो होता है वो साउंडेड नहीं होता मेम्ब्रेन से, यानी किसी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो वो डीएनए यहाँ पे इसके अंदर मिल रहा है। लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड, जैसे लिपिड देख लो, ये फॉस्फोलिपिड्स, जो लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन वगैरह इसके अंदर, इसमें भी, और उसके क्या होते हैं, जटिल मिश्रण मिलता है लिपिड का। जीवाणुओं में गतिशीलता, चाबुक के समान संरचना, जैसे आपने देखी थी कसाभिका, जैसे इस तरह से, ये कसाभिका है, ठीक है। और छोटे छोटे जो जो बताए थे वो क्या थे, पीली, जिसको रोम बोला जाता है, छोटे छोटे जो थे वो क्या बोलते हैं, रोम होते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, गतिशीलता बनाते हैं। छोटे छोटे, देखो आ गया, छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है जो जीवाणुओं को सतह से चिपकने में मदद करती है, ध्यान रखना। तो पीली का काम क्या हुआ, ये चिपकाने में क्या करती है, मदद करती है। पीली का जो काम है वो क्या है, चिपकाने में मदद करती है किसी सतह से। जब बैक्टीरिया कहीं जाएगा, ठीक है, चाहे वो स्वजीवी हो, परजीवी हो, ठीक है, जैसे किसी पे बैठेगा तो वहां से इसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए सतह को, कौन सा, पीली जो होती है संरचना वो काम आती है, जो बाल जैसी होती है, ये पीली है, ये यहाँ पे ये पीली है। इनको बाल जैसी संरचनाओं को क्या बोला जाएगा, पीली कहा जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी संक्रमण के खतरे को खत्म करने के लिए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। स्टेरिलाइजेशन एक का, जैसे आप देखते हो क्या, कभी भी जब भी अपने को कोई इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो स्पीड जो होता है उससे वो क्या करेगा, साफ करेगा, और साफ करने के बाद में फिर वो इंजेक्शन अपने अंदर लगाता है। अच्छा, वो साफ क्यों करता है, क्योंकि जो अपने स्किन पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जिससे स्पीड के कारण वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और खत्म होने के बाद में जैसे ही वो इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा तो अपने उसके साथ में जो सरफेस पे जो बैक्टीरिया है वो अंदर ना जाए, इसलिए तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, स्टेरिलाइजेशन। यानी सीधी सी बात है, संक्रमण यानी जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट करना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है। चाहे वो गर्म करके हो सकता है, ठीक है, दवाई से हो सकता है, ठीक है, तो उनको नष्ट करना जो किसी भी तरीके से, उसको बोला जाएगा स्टेरिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, स्टेरिलाइजेशन। जीवाणुओं के कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग अभी बताया था मैंने। झिल्ली युक्त कोशिकांग में आप देखोगे कि एक तो होता है ईआर, जिसको बोलेंगे अंध परत जालिका, उसके बाद में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, इसको लवक बोला जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोला जाता है। ये सारे जो है, और भी है बहुत सारे, ठीक है,
गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी। ये सारे जो कोशिकांग है वो सब झिल्ली युक्त है। ये एक भी कोशिकांग जो जीवाणु की कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये झिल्ली युक्त कोशिकाओं का क्या होता है, इसके अंदर अभाव होता है। फिर एक केंद्रीय भित्ति, यानी जो अभी बताई थी, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका, और कह रहा है कि क्रोमोसोम्स, अच्छा वैसे क्रोमोसोम्स तो होते हैं, लेकिन ये कहता है वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। अच्छा वास्तविक क्यों नहीं? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अच्छा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन ये क्या करता है, जो डीएनए होता है, जो डीएनए है, डीएनए को पैकेजिंग में मदद करता है। यानी डीएनए जो घूमता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखें तो इस तरह से डीएनए होगा, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यहाँ पे अपने देखें जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोटीन मिलता है, ये और इसके बाद में ये इसके इस तरह से इसको चलता है। तो हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसका अभाव होता है। और अभाव होने के कारण जो क्रोमोसोम्स तो बनते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है। तो वास्तविक क्रोमोसोम का अभाव होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे माइनस है, यानी अनुपस्थित है। सत्य केंद्र का अभाव है, क्योंकि केंद्रीय भित्ति होती नहीं है, तो सत्य केंद्र का क्या होगा, अभाव होगा। दूसरा जनन, इसमें जनन की मुख्यतः विधि जो होती है वो विखंडन होती है। देखो इसमें जनन जो होता है वो अलैंगिक भी है। जनन जो होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं, अलैंगिक, ठीक है, और कायिक, और लैंगिक भी होता है, जो आपको मैं बताता हूं कैसे होता है लैंगिक जनन। जनन जो होता है वो अगर देखने जाए तो सबसे अच्छी जो इसकी वो है विखंडन, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसमें जनन की जो दर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कम समय में अपनी संख्या को ये बहुत सारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके किस विधि से, विखंडन की विधि से। ये अलैंगिक जनन है, ठीक है। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन का मतलब होता है, सपोज मान लो एक बैक्टीरिया है ये वाला, ये क्या करते हैं, अपने दूसरे वाले जो बैक्टीरिया है उसके संपर्क में आता है, और यहां से कुछ जेनेटिक मटेरियल इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है, ठीक है। अब कितना जाता है वो, क्योंकि कोई वास्तविक नहीं है, इसको बोलेंगे सयुग्मन, सयुग्मन, सयुग्मन बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से लेंगे, क्योंकि दोनों में जेनेटिक मटेरियल आपस में चेंज हो गए, और चेंज होने के कारण जो बने, तो इसमें भी परिवर्तन आएगा। कि डीएनए जो है, मैंने कल आपको बताया था कि डीएनए जो है वो आनुवंशिक इकाई होती है, ठीक है। और आनुवंशिक इकाई, आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। जीन जो है वो आनुवंशिक इकाई है, जो डीएनए का ये खंड होता है। तो यहाँ पे जो डीएनए ट्रांसफर हुआ है, तो इसमें क्या होगा, इसका कुछ आया, इसका कुछ आया, तो ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर में भी क्या आएगा, बदलाव आएगा। तो ये लैंगिक है, होता तो नहीं, कम होता है बहुत, सामान्यतः मोस्ट ऑफ कौन सा होता है, विखंडन होता है। कौन सा पाया जाता है, विखंडन होता है, जिसमें क्या होगा, विखंडन का मतलब होता है एक बैक्टीरिया है वो दो बैक्टीरियाओं के अंदर बढ़ जाता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है यानी केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होता है सबसे पहले, और फिर होता है कोशिका द्रव विभाजन। फिर सेकंड, पहला स्टेप में ये, और सेकंड में जो होता है वो होता है कोशिका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिससे दो कोशिका बन जाती है, ठीक है। तो ये जो था वो विखंडन था। विखंडन जैसे ये है, इससे दो हो गए, दो अपने भाग में टूट गए, ठीक है। अब है बैक्टीरियाओं के प्रकार। बैक्टीरियाओं के प्रकार जो है वो अलग अलग है, जैसे आकृति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार।
आकृति के आधार पर अगर देखने जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कोकस, ठीक है, दूसरा होता है जिसका नाम है बेसिलस, तीसरा होता है स्पाइरुलम, और चौथा जो है वो कोमा बैक्टीरिया, ठीक है। कोकस, बेसिलस और स्पाइरुलम और कोमा स्पाइरुलम, ये रूलम, ठीक है। स्पाइरुलम, कोकस, बेसिलस, स्पाइरुलम और कोमा, 4 तरह के बैक्टीरिया हैं। किनके आधार पे? उनकी आकृति के आधार पे, ठीक है, और उनके आकृति के आधार पे इन जीवाणुओं को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आप देख सकते हो स्लाइड को, सबसे पहला है कोकस। कोकस का मतलब होता है, जैसे आपको मैंने डायग्राम में भी बताया हुआ है, कोकस, कोकस कैसी है? गोलाकार संरचना है, एक गोलाकार संरचना होती है, यानी कुछ बैक्टीरिया जो गोलाकार होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? कोकस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोकस। तो कोकस का आकार के जीवाणु गोलाकार होते हैं। कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। ये एकल, अकेले भी मिल सकते हैं, जोड़े में भी मिल सकते हैं और समूह में भी पाए जा सकते हैं। कोकस कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। जैसे जैसे एक नाम आता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जैसे ये आएगा। एकल कोकस, एकल कोकस का मतलब होता है जिसमें एक ही कोशिका मिलती है, तो उसको बोला जाएगा एकल कोकस। तो ये वाला है जो है एकल कोकस है, ठीक है। उसके बाद में डिप्लोकोकस, ये जोड़ों में मिलता है, यानी डिप्लो का मतलब होता है संख्या कितनी होगी इसकी? 2। तो ये देखो 2, तो 2 में मिलता है। तीसरा जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, जो किस में होगा? लाइन में होगा, ये इस तरह से। तो ये आपको मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो श्रृंखला में पाया जाता है। अच्छा, स्ट्रेफिलोकोकस जो अंगूर की तरह होता है, गुच्छों में मिलता है, जैसे ये स्ट्रोफिलस कोकस है, ठीक है, जो आपको, और ये का ये अगर घन में मिले तो इसको बोलेंगे सारसीना, सारसीना, जो कैसे होते हैं? घन के आकार में मिलते हैं, घन के आकार में, यानी इनका जो संरचना जो होगी वो इस तरह से होगी, घन के आकार की होगी, ठीक है। तो इसको सारसीना बोलते हैं। तो ये एक नया शब्द सारसीना, ठीक है। वापस एकल में मिलते हैं तो एकल कोकस है, 2 में मिलते हैं तो डिप्लोकोकस है, श्रृंखला में मिलते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस है, और अगर ये अंगूर के गुच्छों की तरह मिलते हैं तो बोलते हैं स्टेफिलोकोकस है, ठीक है। और घनाकार संरचना में मिलते हैं तो कैसे होते हैं ये? जिसको सारसीन बोलते हैं, सारसीना बोला जाता है, सारसीना बोला जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है बेसिलस। जैसा आप संरचना देख रहे हो, बेसिलस, आपको एक छड़ की छड़ नजर आ रही है, ठीक है, इधर भी आप देख सकते हो छड़ की छड़, यानी सीधी सी बात है, इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है? छड़ के नुमा होता है, ठीक है। कोकस में गोलाकार होता है, ठीक है, और इसमें छड़ के नुमा। तो बेसिलस आकार के जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, ठीक है, आकार के होते हैं। ये एकल, जोड़े या श्रृंखला के रूप में पाए जा सकते हैं। ये भी एकल के रूप में और श्रृंखला के रूप में पाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी एक अकेले भी हो सकते हैं और श्रृंखला के रूप में हो सकते हैं। बेसिलस से याद रखना है आपको रॉड शेप, रॉड शेप या सड़, सड़ के आकार के ये होते हैं। फिर है स्पाइरुलम, स्पाइरुलम, स्पाइरुलम जो जीवाणु जो होते हैं, स्पाइरुलम बोला जाता है रिबिन को, रिबिन शेप में होते हैं। स्पाइरुलम से याद क्या रखना है आपको? रिबिन, यानी ये रिबिन शेप में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके ये फ्लैजेला निकले हुए रहते हैं, ये फ्लैजेला निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? सर्पिल, ठीक है, कुंडलित, या बोल सकते हैं अपन रिबिन शेप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कोमा, कोमा जिसको बोला जाता है, जिसकी आकृति कोमा के आकार की होती है, इस तरह से, इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। कोमा के आकार की हो गया, इसको बोला जाता है विब्रियो। इसका एक एग्जांपल भी दे रहा, विब्रो कोलर है, कोलेरा, विब्रो कोलेरा, जिससे हैजा की बीमारी होती है, ठीक है, विब्रियो कोलेरा। कोमा आकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनका आकार जो होता है वो किस तरह से मिलेगा अपने को? कोमा के आकार का मिलता है, ठीक है। तो आज अच्छा, जीवाणु
जीवाणुओं के पोषण के आधार पे, अगर जीवाणुओं के पोषण के आधार पे देखें तो इनको दो भागों में बांटा है, इनको दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं स्वपोषी, ठीक है, एक होते हैं विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोला जाएगा स्वपोषी, और जो दूसरों से डिपेंडेंट रहते हैं या निर्भर रहते हैं उनको बोला जाता है विषमपोषी। संश्लेषण, ये जैसे अपना खुद ही संश्लेषण करता है, संश्लेषित है, जैसे राइजोबियम, ठीक है, स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, परजीवी माइक्रोबैक्टीरिया, ठीक है, और राइजोबियम सजीवी है, राइजोबियम सजीवी है। इधर राइजोबियम नहीं है, संश्लेषी मादे में आएगा साइनोबैक्टीरिया, वो इसका उदाहरण है, ठीक है, ये वाला साइनोबैक्टीरिया। आगे ना संश्लेषी, संश्लेषी में फिर वो अपने, एक मिनट, संश्लेषी में डाल देते हैं अपन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो अपने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। माइक्रोबैक्टीरिया ये परजीवी है, नहीं दूसरों, परजीवी का मतलब पैरासाइट, एक किसी जीवित जंतु के ऊपर अगर रह रहे हैं और वहां से भोजन को प्राप्त कर रहे हैं तो वो परजीवी। सजीवी साथ साथ में रहते हैं। मृतोपजीवी जो डेड में, जैसे स्यूडोमोनास, मोनास, ठीक है, जो मर्द जीवी आएंगे। इनके एग्जाम्पल वैसे वापस आगे जो होंगी क्लास उसके अंदर आएंगे, जैसे अपन यूजफुल बैक्टीरिया कौन से, हानिकारक बैक्टीरिया कौन से, लाभकारी कौन से, बीमारी वाले कौन से, तो ये सारी चीजें अपन इसमें आगे सेकंड वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीव है जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये जीवाणु है, विषाणु है, कवक जो है वो नहीं है, वो अपने टॉपिक है इसलिए मैंने इसमें डाल रखा है, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब रहता है सूक्ष्म जीवों के अध्ययन। देखो इसमें इसके भी अध्ययन होगा, इसमें भी अध्ययन होगा, लेकिन अगर अपन स्पेशल कहे कि बैक्टीरिया का अध्ययन जो होता है वो किसमें होता है तो बैक्टीरियोलॉजी में होता है, ठीक है। माइक्रोलॉजी में किसका होगा, सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होगा, जो पूरे सूक्ष्म जीव आएंगे उन सब का अध्ययन जो होगा वो किसमें होगा, माइक्रोबायोलॉजी में होगा। फिर सबसे पहले जीवाणु की खोज जो है वो किसने की थी, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। फिर उसका नामकरण जो दिया था वो एरेनबर्ग ने दिया था। पंच जगत अवधारणा जो है वो इसको कहाँ पे रखा गया है, बैक्टीरिया को पंच जगत अवधारणा के तहत जो आरएस जो विट टेकर जो है उन्होंने एक संघ दिया था, जगत दिया था जिसका नाम है मोनेरा। उस मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रखा गया है। या मोनेरा के अंदर अपन बात करें तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है, जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल है उन सबको रखा गया है। जैसे माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया, मेथियोजेनिक बैक्टीरिया है, इन सबको जगत मोनेरा के अंदर रखा गया है, ठीक है। जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है उसको बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोलॉजी, ठीक है। और बैक्टीरिया को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। सामान्यतः जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जो सामान्य मोस्ट ऑफ नहीं उसमें नहीं होता, केवल और केवल किसमें होता है, जो साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, उनके अंदर अपने को ये मिलते हैं। फिर मैंने आपको मेथियोजेनिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे मिलता है, जो रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं, जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो आमाशय के अंदर, उनके पेट के अंदर, गट के अंदर मेथियोजेनिक जो होता है बैक्टीरिया पाया जाता है। और यही बैक्टीरिया जो होता है वो मेथिन को गैस को बनाता है जो गोबर गैस से बनती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया की संरचना मैंने बताई थी आपको। बैक्टीरिया की संरचना में आपको बताया था कि ये याद रखना है कि 3 झिल्लियां होती है इसके अंदर। सबसे बाहर वाली होती है वो ग्लाइकोकैलिक्स होती है। उसके बाद में जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है, जिसका पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन से बनी हुई होती है। और थर्ड जो होती है जो सेल मेम्ब्रेन, जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। फिर जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए होता है, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और डीएनए जो होता है वो कोशिका केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत नहीं होता।
ठीक है। और ये किसकी खासियत होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की खासियत होती है कि प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डीएनए होता है या जेनेटिक मटेरियल होता है वो आवृत नहीं होता। फिर आपको इस डायग्राम के जरिए भी बताया कुछ, ठीक है। क्या ये सबसे बाहर वाली जो झिल्ली है ये वो है ग्लाइकोकैलिक्स है, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है। फिर आपको इसमें एक ये याद रखना है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या बताया आपको कि ये अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है, ठीक है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो होता है जिसको नॉन जीनोमिक डीएनए भी बोला जाता है, क्योंकि वास्तविक डीएनए तो कौन सा होता है, ये वाला, इसको जीनोमिक डीएनए बोला जाता है, जिसके ऊपर आवरण नहीं होता, वास्तविक केंद्रक नहीं है। ऐसे केंद्रक को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक है। दूसरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसके अंदर नहीं होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इसके अंदर नहीं होते, ठीक है। राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है, जिस वो कौन से टाइप का होता है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। फिर आपको ये भी बताया था कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अभी बताया था कि कोशिकांग, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और नहीं पाए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो उसका कार्य कौन करता है, यहाँ पे मीसोसोम करता है, क्योंकि मीसोसोम के अंदर श्वसन स्थल पाए जाते हैं और एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है कि यहाँ पे श्वसन स्थल और यहाँ पे रेस्पिरेशन करेगा और रेस्पिरेशन से ऊर्जा बनाएगा। तो मीसोसोम क्या काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम है। फिर आपको रोगाणु सिद्धांत किसने, लुई पाश्चर ने दिया, ठीक है। लुई पाश्चर ने किण्वन द्वारा जीवाणुओं का होना बताया। किण्वन आपको बता चुका हूं। किण्वन क्या है, किण्वन जो है वो एक अवायवीय श्वसन होता है जिसमें जीवाणु जो होता है वो क्या करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका अपघटन करते हैं, जो अपूर्ण अपघटन होता है, और जिसके दौरान क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। सबसे बड़ा, ठीक है, बैगिया ओटा मिराबिलस। दूसरा होता है सबसे बड़ा जो गंधक जीवाणु है जिसको बोलेंगे अपन स्पेरुलम वॉल्यूंटस। और सबसे छोटा जीवाणु जो होता है वो होता है डायलिस्टर निमोसिटिस, ठीक है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति बता चुके, जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब होता है जो बाहर कोशिका भित्ति है और अंदर जो है वो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, इनके मध्य में जो स्पेस मिलता है उसको क्या बोला जाएगा, अपने को पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलता है, या परिद्रव्य अवकाश बोला जाएगा उसको। कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। कोशिका द्रव में क्या पाया जाता है, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया कि ये डीएनए आरएनए एवं जल, ठीक है, तथा लिपिड का जटिल मिश्रण होता है। फिर जीवाणुओं में गतिशीलता चाबुक के समान कशेरुकिका के कारण होती है, ठीक है। कशेरुकिका का निर्माण सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल से होता है। पिली जो है, पिली जो बाहर उसको सतह से क्या करती है, चिपकाने का कार्य करती है। पिली जो क्या करेगी, उसको सतह से चिपकाने का कार्य करती है। किसी भी संक्रमण को खतरे से बचने के लिए अगर अपन क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं किसी भी विधि द्वारा, तो उसको स्टीलाइजेशन बोला जाएगा। जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, ठीक है, प्लास्टिड है, गोल्जी बॉडी है, इन सब का क्या होता है, इसके अंदर अभाव होता है। दूसरा, वास्तविक क्रोमोसोम्स नहीं होते, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो केंद्रीय भित्ति जो होती है वो उसका भी क्या होता है, अभाव होता है। ऐसा वास्तविक क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर स्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। सत्य केंद्र नहीं होता है। जनन जो होता है वो कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में मैंने संयुग्मजन बताया, संयुग्मन, ठीक है, इसके द्वारा होता है, ठीक है। और मैन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा। फिर आपको बताया मैंने कोशिकाओं के जो आकृति के हिसाब पे जीवाणुओं के प्रकार जो है वो कोकस है, बेसिलस है, स्पाइरुलम है। कोकस कैसा होगा, गोलाकार होता है। बेसिलस आपको देखा होगा तो रॉड शेप में होता है। स्पाइरुलम जो होता है वो रिबिन शेप में होता है, ठीक है। और कोमा जो होता है वो विब्रियो शेप में होता है। रॉड शेप में, ठीक है, बेसिलस, स्पाइरुलम रिबिन शेप में, ठीक है। और कोमा जो होता है वो आकृति के, कोमा के आकृति के ये
होते हैं। फिर जीवाणु में पोषण स्वपोषी विषमपोषी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम परजीवी है, ठीक है, सजीवी है और मर्तोपजीवी है। फिर इनकी स्टडी अपन वापस आगे सेकंड वाले जो है उसके अंदर अपन पूरा इसको देखेंगे। ठीक है, तो नमस्कार वापस अगेन।